टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक का नाम है। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ के बारे में सुन लो भाई। कूलम्ब्स लॉ क्या चीज है? कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम है। कूलम्ब ने पहले पता क्या बोले, देखो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने आपको बताया। ये आज ही शुरू हो गया, आज ही खत्म हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। एक बार इसको समझने की जरूरत है, इसे क्वेश्चंस, इसकी एक स्पेशल डीपीपी भी है कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है ना। ये एक स्पेशल डीपीपी है इसकी, ये डीपीपी आपसे पूरी सॉल्व हो जाएगी आज की क्लास समझने के बाद, ठीक है ना। शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दो चार्जेस है, एक Q1 का चार्ज है और एक Q2 का चार्ज है, और इनके बीच गैप है R। सपोज दो चार्जेस है, एक तो Q1 का चार्ज है और दूसरा चार्ज कौन सा बताइए, Q2, और इनके बीच का जो गैप है वो R है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये जो फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर, ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। ये वाली बात एक्सपेरिमेंटली देखी गई, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये वाली बात एक्सपेरिमेंटली देखी गई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये दोनों एक दूसरे पे या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। कूलम्ब ने ये बात बोली। कूलम्ब ने क्या बोला कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। सपोज दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव। इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाते हैं, कैसा फोर्स लगाते हैं, इक्विवेलेंट अपोजिट। तो ये चार्जेस की वैल्यू अलग अलग है, जैसे मान लो कि ये तो 3 कूलम्ब है और ये मान लो 6 कूलम्ब है, तो भी अलग अलग फोर्स लगाएंगे, तो भी अलग अलग लगाएंगे भाई फोर्स, तो ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना, सपोज यहाँ पे ये -3 है सपोज, और ये मान लो सॉरी फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, चाहे चार्जेस की वैल्यू अलग अलग हो, फोर्स की वैल्यू सेम होगी, फोर्स की वैल्यू सेम होगी। एफ क्या होगा बताइए, सेम होगा, इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, मतलब इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, चाहे चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। ये मान लो -3 है, अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस में मान लो और ये भी माइनस में, तो भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। एक प्लस है और एक माइनस है, फिर कैसा लगेगा बताइए, अट्रैक्टिव एक ही केस में लगेगा, अट्रैक्टिव एक ही केस में लगेगा। किस केस में बताइए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, अनलाइक चार्जेस, और इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस। ये भी लाइक चार्जेस हैं। लाइक मतलब एक जैसे, अनलाइक मतलब जिनकी नेचर अलग अलग हो। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस कैसे लगाएंगे, लाइक चार्जेस रिपल्सिव, ये भी रिपल्सिव, और अनलाइक कैसे लगाएंगे एक दूसरे पे, अट्रैक्टिव लगाएंगे। समझ में आ रही बात। लेकिन इक्विवेलेंट अपोजिट लगेगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोलना या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। हमेशा किसको फॉलो करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट रहेगा ही रहेगा, जो कुछ भी हो जाए। इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ, लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ, हमेशा ही न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। इट ऑलवेज फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स always follows न्यूटन थर्ड लॉ, हमेशा ही न्यूटन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। और फोर्स कैसा करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये पहली इक्वेशन हो गया यार। अब सुन लो दूसरी इक्वेशन, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फोर्स क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R स्क्वायर के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को कंबाइन करो तो ये बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो फोर्स की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K वही वाला है, ये जो पहले था ना, ये वही वाला K है। K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो सारी दुनिया को पता है भाई, 9 × 10⁹। हाँ जी, K को क्या बोलते हैं बताइए, K क्या होता है, 9 × 10⁹। ये K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। K होता है 9 × 10⁹, इसके बराबर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सुन लो आप, जो K होता है ना K, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, ठीक है ना। कई मतलब क्वेश्चंस में, आंसर्स में, मतलब ऑप्शंस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में होता है कई बार। ये देखो सुना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। देखो इसको बोलते हैं पहली बात तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। मैं नंबर एक बात, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12,
ये इसकी वैल्यू भी है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अच्छा जब आप ऐसा करो सोल्व करोगे ना, यहाँ पे 1/4 पाई की वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे यहाँ पे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये वाली पुट करोगे, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके जो बनेगा वो बनेगा 9 × 10⁹ बनेगा। क्या बनेगा बताइए वो, तो सोल्व करके देख लेना यार, 9 × 10⁹ नहीं बनता, ठीक है ना। इसको के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं कहीं पर भी फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में ऐसा कभी भी कहीं भी बोला जा सकता है। अब सुन लो, देखिए आप, मैं ये बोलूँ कि दो ये कूलम्स लॉ के बारे में बताऊँ, एक लाइन में बताना हो, एक लाइन में बताना हो तो आप ऐसे बोलोगे सर दो चार्जेस रखे हुए तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वैल्यू होगी K⁴ बस हो गया। दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, K⁴ और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इतना बात बोल दो बस हो गया। अब सामने एक नंबर में बताना तो इतना ही बोलोगे, और डिटेल में बताना हो 2 नंबर में तो क्या बोलो कि दो चार्जेस हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। उन दोनों बातों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करके बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या लगेगा यहाँ पे, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है ना। और K को ये भी बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। समझ आ रही है बात आपको। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये वाली बातें ऐसी हैं जिनके बिना कुछ हो नहीं सकता, ये टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। ये वाली बातें अकेली इन बातों से भी कुछ नहीं होगा लेकिन इनके बगैर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज किसी बच्चे को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में पूछ लूँ, वो नहीं पता, या ये बात नहीं पता कि को ये बोल सकते हैं, या कूलम्स लॉ ये नहीं पता, मैं समझ लेता हूँ कि इसको ड्रॉप करने की जरूरत है, पूरा साल लगाने की जरूरत है, मैं समझ लेता हूँ टीचर की जरूरत है, सख्त जरूरत है, बेसिक खत्म है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल टिप्स पे होना जरूरी है। पहले तो मैंने क्या बताया, कोई भी एक स्टूडेंट बता दो, आप बता दोगे, विनीत बता दोगे आप, बताओ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R² के, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली Q1 Q2/R², और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को उठाएंगे तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लगेगा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और फिर इसको और भी लिख सकते हैं K 1/4 पाई ई नोट बोल दो, E नोट, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। ठीक है। ना बोल पाओ तो आप ई नोट बोल दिया करो, ठीक है ना। कहीं बोलो पसलनाइट और नोट ऐसा करके बोल देते हैं, मैंने अक्सर देखे हैं बच्चे बोले सर वही वाला क्या था वो पसलनाइन नोट करके, वो जो भी था ऐसा करके बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट होता है। हाँ जी, इसके अंदर एक तो इसने ये बात बोलती थी गलत बोली कि इसने बोला कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², ये बोलना गलत है। या तो ये बोलो आप F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², या फिर ये बोलो कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। बोलो यार आप, आगे बात समझ में आपको, नीचे आप बता दो क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनना। ये लास्ट बस है, उसके बाद आगे पढ़ूंगा मैं। हाँ जी, जब दो चार्जेस रखे होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस r होती है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² होता है, और इन दोनों इक्वेशन से F = K Q1 Q2/R² हो जाता है, और K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और K1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। ठीक। इसमें अच्छा ये न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये बात भी है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन फोर्स बराबर लगेगा, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब सुन लो अगला डिस्कशन, अगले डिस्कशन पे आते हैं हम लोग इसमें। अब एक बात सुनो आप, इसके वो क्या बोलते हैं बताइए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सारी दुनिया को पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो चैप्टर है ना, इसमें ना साइंटिस्ट लोगों ने कमी छोड़ रखी है बहुत बड़ी, इस कमी को इसका भुगतान करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, बहुत बड़ी कमी छोड़ रखी है। ये कमी ये छोड़ रखी है कि इन्होंने क्या किया, एक ही चैप्टर में एक बार बार यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट
उसको के से डिनोट कर दिया उन्होंने। और एक बार बार यूज होने वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बार बार यूज होने वाला, बार बार, उसको भी के बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को भी के बोल दिया, ठीक है ना। के किसको भी बोलते हैं बताइए यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या था, ये वाला के, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इनमें आपस ये अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, आप मेरे से पूछ लेना कि सर कौन से के की बात कर रहे हो आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात कर रहे हो। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या चीज़ होती है, ये तो आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अगली 1-2 क्लास के बाद है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिटेल है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, उसके अंदर है डिटेल में। लेकिन अब सुनो आप ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बस याद रखना कि एयर का और वैक्यूम का तो 1 होता है, वैक्यूम का कितना होता है 1, एयर का 1.0059 समथिंग ऐसा होता है, बट 1 ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। वैक्यूम का कितना होगा बताइए 1, और एयर का कितना होगा 1 ही होगा, एयर का भी, और वाटर का होता है 81, वैक्स का होता है 2, ये बात याद कर लो आप एक बार। के फॉर एयर कितना होता था ये 1, के फॉर वैक्यूम कितना होगा बताइए 1, के फॉर वाटर कितना होता था ये 81, और के फॉर बताइए वैक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब ये वाले, ये अलग चीज़ है, मतलब जो है ना ये अलग चीज़ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अलग चीज़ है, इनको मिक्स मत कर देना आप, ठीक है जी, इनको मिक्स मत कर देना। इनमें एक आपस में भी एक रिलेशन होता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं आपको, ठीक है ना, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बट इनके अंदर भी एक रिलेशन होता है। हाँ जी, इतना पता लग गया आपको, बस मैं इन्हें ये बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सेपरेट करके चलो, के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दोनों बिल्कुल अलग अलग, ठीक है ना। अब मैं आपको चलो बता ही देता हूँ यार, सुनो आप, जो ये ये के क्या है बताइए आप, ये के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या ये बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने 9 बताई ना, ये एयर के लिए होती है बस, किसके लिए होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी सबका अलग अलग होता है, एयर का अलग, वाटर का अलग, वैक्स, इन दोनों का सेम ही होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी क्या है सबका अलग अलग, समझ आ रही बात आपको। इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा भरा हुआ है, इनके बीच में अगर एयर है तो 9 के की वैल्यू क्या यूज करोगे आप 9×10⁹ यूज करोगे, और अगर इनके बीच में वाटर भरा हुआ है तो क्या यूज करोगे आप, के अलग यूज करोगे आप। पता है क्या होगा, देखो ये अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, के किसकी बात कर रहा हूँ अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात हो रही है, ये वाला के, अब इसकी बात हो रही है फॉर एयर, ये होता है 9×10⁹ के फॉर वैक्यूम क्या होता बताइए 9×10⁹ ही रहेगा। के फॉर वाटर ये हो जाएगा 9×10⁹ डिवाइड बाई 81, और के फॉर वैक्स, वैक्स के लिए पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वैक्स के लिए। समझ आ रही है बात आपको, ये बात याद कर लो यार। अगर मैं बोलूँ ना के बताओ वाटर का, आप ये पूछना है सर के मतलब क्या पूछ रहे हो आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पूछ रहे हो। मैं बोलूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा हूँ, आप बोलना 81। मैं बोलूँगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं बोलूँगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पूछ रहा हूँ तो आप बोलना 9×10⁹ डिवाइडेड बाई 81, ठीक है जी। हाँ, ये वाली वैल्यू तभी तो अलग होगी ना जब ये वाली एप्सिलॉन नॉट जो है ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट 81 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जो ये इसको बोलते हैं परमिटिविटी, वैसे एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये सब की अलग अलग होती है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है वाटर की पता कितनी हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी। वैक्स की पता कितनी हो जाएगी, 2 गुना। और ये किसकी लिख रखी है, ये वाली किसकी लिख रखी है, ये एयर की लिख रखी है। और वैक्यूम की भी है ये परमिटिविटी। तो आ रही है बात समझ में आपको। एप्सिलॉन नॉट भी सबका अलग अलग है यार,
अगर कोई पूछ ले परमिटिविटी बताओ, एयर की परमिटिविटी बताओ, तो क्या बताओगे? ये वाली। वैक्यूम की परमिटिविटी बताओ, ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। सर परमिटिविटी मतलब सर एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? सब मिक्स हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा उसको ना। परमिटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है, डिटेल में उसमें आएगा। बट आप एक काम करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जरूर बताएंगे और बीच में भी जरूरत पड़ सकती है तो बताएंगे। बट अभी ना फिलहाल एक ये सोचो कि कॉन्स्टेंट है बस। कुछ चीज़ें मैंने बोला यार स्टार्टिंग में ना लर्न करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें लर्न करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। जब हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे बहुत अच्छे थे, टेंसेस जो उन्होंने सिखाए ना जिस तरीके से एट्थ में पूरी क्लास के हर बच्चे को टनाटन थे बिल्कुल टेंसेस। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल डीप में जाके अच्छे से समझाऊंगा। बट शुरू में उन्होंने कहा कि भाई कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। शुरू में सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, वो जो बीच में उन्होंने बताया पहले वो फॉर्म की इस तरीके से पुट करनी है आपको, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि हमें शुरू में तो ये लगा कि हम याद कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। बट बाद में पता लगा ये शुरू में तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, शुरू में तो कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद वो डीप में जाके क्लियर हुआ। इसी तरीके से इसमें है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी एक बार, ठीक है ना। ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी शुरू में, तो इसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं। अब मैंने क्या क्या बताया, मैंने इतनी सारी बातें बता दी, इनके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। सुन लो आप, मैंने क्या क्या बताया बताइए। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बताइए सबके, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बताइए, एयर का कितना होता है 1, वैक्यूम का 1, वाटर का 81 और वैक्स का 2। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट जो कि इस फॉर्मूले में यूज होता है, ये वाला तो ये वाला के इस फॉर्मूले में कौन सा यूज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। इसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं यूज होता, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट सबका अलग अलग है। फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाय, ज्यादातर यही लेंगे 9 × 10। सर आपने यहाँ 9 × 10 9 क्यों लिख दिया? तो सबका अलग अलग होता है। अरे क्योंकि 99% क्वेश्चंस में बीच में एयर ही मिलेगी। बीच में क्या मिलेगी आपको? एयर। और अगर एयर मिलेगी तो बताइए क्या लोगे आप? ये तो लोगे ना 9 × 10 9 ही तो लोगे इसमें। बिना ना दे रखा हो तो भी यही लेना है, ना दे रखा हो तो भी। हाँ जी बोलो। 1 से कम हो नहीं सकता डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वाटर का ज्यादा है मतलब आप ये समझो कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा मतलब कंडक्टिविटी, वो ज्यादा कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है वो। एयर इंसुलेटर है। आपने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को ये समझो कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है, ये देख लो आप। कंडक्टर जो परफेक्ट कंडक्टर होता है, परफेक्ट कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट। आगे बताऊंगा मैं, इस बात को भी नहीं लिखना। इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है कंडक्टर का? इनफाइनाइट। और इंसुलेटर क्या होता है? 1। ये कंडक्टिविटी को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये कंडक्टिविटी को। बस सीधी सी बात है। वाटर कंडक्टर है तभी 81 है उसका। वैक्स इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है तो 2 है। कोई ये कहते कि एक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है, एक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10 है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा? 10 वाला। अरे ये बात डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिनोट्स या रिप्रेजेंट्स कंडक्टिविटी। लिख लो इस बात को। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सिग्निफाइज कंडक्टिविटी। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सिग्निफाइज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करेगा भाई ये। एयर कंडक्टर थोड़ी ना है, एयर कंडक्टर नहीं है। एयर कंडक्टर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहां चार्ज होता है ना, सबको करंट लग जाता है, हवा में से ही करंट चला जाता, हवा में से चार्ज का फ्लो हो ही नहीं सकता। यहां चार्ज रखा हुआ है, यहां चार्ज रखा हुआ है, सबको करंट कैसे लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एयर में से चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे कम के इसी का है, सबसे कम 1 होता है और एयर का होता है, इससे कम के पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम का मान लो, मतलब जैसे ना वैक्यूम में भी नहीं फ्लो कर सकता चार्ज। अगर एयर का के ज़्यादा होता, एयर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता, कंडक्टिविटी उसकी होती तो प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा। कहीं का भी चार्ज, यहाँ से चार्ज निकल के सब करंट भी यही मतलब प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है ना। बारिश में तो लगेगा करंट तो, अगर वो फिर उसका कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना। अभी एक सेकेंड के लिए सपोज बारिश में तो मान लो 1 सेकेंड के लिए ऊपर जो है ना वायर जा रही है, वायर, और ऊपर से जो वायर है सीधी जो गलियों में से जा रही है वो कहीं से फॉल्ट हो रखा है, ठीक है ना, या फिर उसके ऊपर से जो इंसुलेशन है उतार दिया, नेक्ड वायर है। अब वहाँ से लेके आप तक वो डायरेक्ट पानी का कनेक्शन है, मतलब सपोज बीच में ऐसे ड्रॉप करके नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट पानी का क्या है यहाँ पे कनेक्शन है, तो करंट लगेगा आपको 100% लगेगा। या फिर आप एक काम करो, कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, किस में नहा रहा है? स्विमिंग पूल में।
चाहे उस कोने में नहा रहा उस कोने में, और स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है, इस कोने में वायर लिया आपने, इसमें लगाया, यहाँ पे करंट छोड़ दो, वो वहाँ पे उसका मामला फारिग हो लेगा। ठीक है ना, क्यों फारिग हो लेगा? क्योंकि वाटर कंडक्टर है। आ रही है बात समझ में आपको? बाकी इस प्रिंसिपल का वो फिल्म थी 3 इडियट, उसमें यूज हुआ था, उसको देख लेना। चलो, हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। फिल्म में भी तब कामयाब हो पाती है जब उनमें फिजिक्स डाल दी जाए। फिजिक्स डाल दी उसके अंदर 2-3 जगह डाली गई है फिजिक्स। ठीक है ना, एक तो वो मतलब जो है उसमें जनरेटर बना था, उसके अंदर वो डिलीवरी हुई थी, उसके दौरान पूरी फिजिक्स उसके अंदर यूज हुई। अगर सपोज सोचो, अगर वो जो फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो सारा हटा दिया जाए तो इस मूवी में फिर कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर सुनो। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए आप मुझे। 3 कूलम है, -4 कूलम है। हाँ जी, इनके बीच गैप है 2 मीटर। ठीक है ना, ये बताने कि एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। फोर्स की वैल्यू बताओ चलो। चार्ज +3 कूलम है, ये -4 कूलम में गैप है 2 मीटर। आपको ये बताना एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। किसी से होगा, कितना होगा? ठीक, चलो, इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K(Q1 Q2 by r² हो जाएगी यार। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स सुनते ही ना, या कूलम्ब लॉ सुनते ही K(Q1 Q2 by r², तुरंत दिमाग में आता है K(Q1 Q2 by r²। ठीक है ना, सीधा ये लगाना आपको। बस इसमें डायरेक्शन थोड़ा ध्यान रखना है। अभी मैं इसके क्वेश्चन और कराऊंगा तो उसमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला तो दुनिया भर बच्चे को पता रहता है। ये फॉर्मूला किसी से पूछना, कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला बताओ तो उसकी बेइज्जती करने के बराबर, क्योंकि तो हर किसी को पता है यार। ठीक है ना, सुनो, इसमें के की वैल्यू ना अभी ना, क्योंकि के की वैल्यू सारी दुनिया को पता है कि 9 × 10⁹ है, इसलिए के की वैल्यू पुट नहीं करते कभी। जैसे पाई की टर्म्स में आंसर निकाल देते हैं, हालांकि 10th क्लास तक ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि 10th क्लास तक पता नहीं पाई की वैल्यू याद है कि नहीं है, टीचर को ये लगता था। लेकिन अब तो पाई की वैल्यू 22/7 सबको पता है, तो पाई की टर्म्स में ही रखते हैं हम लोग। इसी तरीके से के की टर्म्स में ही रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे के इंटू, यहाँ लिखोगे 3 × -4 / 2 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका बताइए? ये यहाँ पे ना, ये मतलब ऐसा करो आप, इसमें ना आप देखो, आप ये माइनस साइन मत लगाओ, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन मत लगाओ। फॉर्मूले में साइन के साथ मत पुट करो, फॉर्मूले के अंदर साइन मत पुट करो आप। इसमें काम करो, कितना आंसर आएगा इसका? 3K। ये माइनस साइन आता वो अट्रैक्टिव नेचर को डिनोट करता है। वैसे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, हमें पता ही है यार, ये प्लस है, ये माइनस अट्रैक्टिव लगना ही है। इसके ऊपर लगेगा इधर, और इसके ऊपर लगेगा इधर। ये इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, चार्ज के ऊपर। ये फोर्स किस पे लग रहा है? चार्ज पे। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे, पहले तो हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे पहली क्लास में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बताइए? फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स में चार्ज पे लगता है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की, इस पे भी 3K का फोर्स लगेगा, इस पे भी 3K का फोर्स लगेगा। हालांकि ये चार्ज छोटा है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, तो भी फोर्स तो बराबर ही लगेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता ही है। तो 3K का फोर्स इस पे लग गया, 3K का फोर्स इस पे लग गया।
बात समझ में आ गई होगी आपको, ये वाला डिस्कशन कितनों को समझ में आ गया? ओके गुड। अब सुन लो अगली बात। एक क्वेश्चन करके दिखाना आप मुझे। तीन चार्जेज है यहाँ पे, इनके बीच गैप है 2 मीटर। ये -8 कूलम चार्ज है, ये +4 कूलम चार्ज है, और ये +2 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। ये -8 कूलम +4 कूलम +2 कूलम, ये दोनों तीनों चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो नेट फोर्स F नेट ऑन -8 कूलम, ये बताना है। नेट फोर्स ऑन +4 कूलम ये बताना है, और नेट फोर्स ऑन 2 कूलम ये बताना आपको। करो आप, ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। हाँ जी, जो 4 कूलम का चार्ज है वो एक पे जितना लगाएगा वो, और 2 पे जितना जो उसका रिपल्सिव होगा उनका ऐड हो जाएगा। देखो सुनो, इस पे ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे पे लगाएंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे पे लगाएंगे। सर बीच में ये आ गया तो ये दोनों क्यों लगाएंगे? ऐसा नहीं है, बीच में कोई भी आता रहे, ये दोनों तो बीच में ये लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो आप ध्यान से सुनो आप दोबारा से, ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो इस पे टोटल कितने फोर्स लगे? अरे इस पे कितने लगे यार? अरे दिमाग लगाओ, दोबारा सोचो आप। देखो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्टिव ऐसे, ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगा रहे हैं? अट्रैक्टिव ऐसे। तो इस पे कितने लगे? 3। कितने बच्चे कह रहे हैं? 3 लगे। चलो सुनो, ये 3 बंदे हैं, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको मारा थप्पड़। अब क्या हुआ? इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, ठीक। अब सुनो, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, ठीक है। अब बताओ इसको कितने थप्पड़ लगे? 2 कितने कह रहे हैं? ये थप्पड़ों की कैलकुलेशन भी नहीं हो पा रही क्या तुमसे? हाँ जी, इसको चुपचाप करो। इसके ऊपर पता है 2 ही लगेंगे, आंसर 2 आएगा इसका। फोर्स भी 2 आएंगे, थप्पड़ भी 2 आएंगे। सुनो चुपचाप, ऊपर सुनो आप, इस पे 2 फोर्स लगेंगे, उन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, और इस पे भी 2 फोर्स लगेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, और इस पे भी 2 फोर्स लगेंगे, उन दोनों का रिजल्टेंट लेना है। समझ आ रही है बात आपको? तो 3 आंसर लिखने इस तरीके से करिए आप।
कितना हो गया? Good. चलो कोई बात नहीं, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, अगला आपको करके दिखाना है, ठीक है? देखो सुनो आप, इसके आंसर सीधे मत लिखो, पहले देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। एक बात बताओ, सुनो, ये इसके ऊपर अब ध्यान से सुनना, ना तो आपसे अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? और ये अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो अगला भी हो जाएगा आपसे। देखो पहले इन दोनों के बारे में सोचो, ये इस पे लगाएगा, ये वाला इस पे लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएंगे। मान लो कि ये इसके ऊपर F1 लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर लगा रहा है F1। पहली बात तो इस F1 की वैल्यू क्या होगी? इस F1 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू मैग्नीट्यूड, देखना है बस, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। आंसर कितना आना है? 8K, ये आंसर आना है, ठीक है? अब ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा इधर F2 और ये इस पे इधर लगाएगा F2, ठीक है? F2 की वैल्यू कितनी आएगी सुन लो, K इंटू 4 इंटू 2 बाय में 2 का स्क्वायर, कितना आएगा? 2K। अब सुन लो, ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, कैसे लगाएंगे? अट्रैक्टिव, F3, ये इस पे लगाएगा F3 और ये इस पे लगाएगा F3, ये कैसा होगा बताइए? अट्रैक्टिव। K इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, ऊपर भी 16 ही है यार, K आ जाएगा ये। अब सुन लो, इस पे टोटल 2 फोर्स लगे, एक F1 और एक F3, और दोनों इस तरफ लगे सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में लगे तो ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन में लगे तो क्या होंगे? इसमें ऐड होंगे। इसमें F1 और F3 को ऐड करना है, F1 को और F3 को ऐड कर दो, 8K और K, कितना हो जाएगा टोटल? 9K हो जाएगा, 9K आंसर आएगा और वो इस तरफ आएगा। अब सुन लो, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों इस तरफ लग रहे हैं, F1 और F2 दोनों इस तरफ लग रहे हैं, 8K और 2K दोनों इस तरफ लग रहे हैं। आंसर क्या आएगा इसके ऊपर? 10K, और आंसर ये इस तरफ आएगा 2 कॉलम के ऊपर, एक इस तरफ लगा, एक इस तरफ लगा, F2 है और एक F3 है, F2 F3 में से F2 बड़ा है F3 छोटा है, तो K आएगा आंसर, क्योंकि दोनों अपोजिट में एक दूसरे के अगर अपोजिट में है तो K आएगा। और ये किस तरफ आएगा? F2 बड़ा है कि F3 बड़ा? बताइए, F2 बड़ा है ना इस केस में, F2 नहीं बड़ा क्या? F2 बड़ा है तो इस तरफ आएगा, ये आंसर सब। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताइए इस बात में। ये कितनों को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया गुड, कितनों से हो गया था खुद ही, सही था पहले भी? गुड। एक और क्वेश्चन कर दो ऐसा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सुन लो, 6 कूलम माइनस 12 कूलम 3 कूलम, गैप है 1 मीटर, ठीक है जी, और यहाँ पे गैप है 2 मीटर, यहाँ गैप 1 मीटर, यहाँ गैप 2 मीटर। नेट फोर्स बताना है आपको 6 कूलम के ऊपर माइनस 12 कूलम पे, 3 कूलम पे।
हो गया? आज तो आप आगे नहीं बैठे, पता है सर कॉपी में देखते रहते हैं। नहीं सर, वहाँ पे ऐसे करके देखना पड़ता है तो गर्दन दुखने लग जाती है। अच्छा। इनकी गर्दन, ये तो पूरा साल हो गया बैठते हुए, इनकी गर्दन नहीं दुखी। सिमरन की तो गर्दन तो इलास्टिक का स्प्रिंग लगा हुआ होगा। कितने सो गए? क्या बात है, ओके गुड, काफ़ी सो गया यार। हाँ जी सुनो, ये दोनों कैसे लगाएंगे दूसरे पे? अट्रैक्टिव लगाएंगे, अट्रैक्टिव लगाएंगे ना। F1 अट्रैक्टिव लगाया भाई। ये तो पहले इसकी F1 की वैल्यू लिख लो यार। F1 की वैल्यू हो जाएगी k इंटू 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये 4 बन गया, यानी कितना आएगा ये 18k। F2 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? F2 माइनस साइन नहीं लेना होता k गिवन Q2 बाई आर स्क्वायर में। इसी चीज़ के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए ही तो हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, 18 क्या आ गया? ये F2 मान लो कि ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर लगाएगा F2, मान लो ये इसके ऊपर लगाएगा F2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? k इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ पर? ये 36k। और F3 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे? ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताइए? रिपल्सिव लगाएंगे ना, F3 और F3 लगाएंगे नहीं लगाएंगे? k इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई में 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर एक तो 3 से एक 3 के आइए, और यहाँ पे आएगा 2 के आंसर आएगा। क्या आएगा इसका? F3 की वैल्यू 2k। अच्छा अब सुन लो, अब एक बात बताओ, F1 और F3 दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट है। F1 एंड F3 हैं, दो लग रहे हैं इस पे 6 कूलम पे। देखो पहले तो बड़ा कौन सा? F1 बड़ा भाई। अरे F1 बड़ा है कि नहीं है? ये 18 की F1, ठीक है ना। और F3 कितना है बताइए? 2k। तो आंसर क्या आएगा इसका? 16k। और F1 बड़ा है तो ये इस तरफ आ जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी, इधर यानी ऊपर देखना, इसमें ना यहाँ पे -12 कूलम, -12 कूलम के बारे में। इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर। बड़ा कौन सा? एक तो F1 है 18 और F2 कितना है? 36। बड़ा कौन सा इनमें से? F2 बड़ा है 36। F2 बड़ा तो 36 में से 18 घटा दो, कितना आएगा यहाँ पर? ये 18 क्या आएगा? किस तरफ आएगा? ये इस तरफ आएगा। अब सुन लो, ये 3 कूलम चार्ज है, F2 F3 है। 36 बड़ा, ये देखो ये F2 बड़ा है भाई, तो 36 में से 2 चला गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 34k। समझ आ रही है बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? डायरेक्शन किस तरफ आएगी? F2 इस तरफ आएगा। अरे बात समझ आ रही है आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। हम तो कूलम्स लॉ बाद में करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कई लगभग जगह पे कूलम्स लॉ पहले करवाया जाता है, क्योंकि बुक्स में शुरू में ही दे रखा है। तो वो उससे भी कुछ क्वेश्चन हाईफाई कर लिए हो, बट ये नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन है। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये नहीं होएगा, पूछ के देखना लगभग बच्चों से 60-70% बच्चों, कुछ एक कर भी देंगे, ऐसी बात नहीं, अच्छे बच्चे कर देंगे इसको। अच्छा बच्चा तो फिर मतलब खुद भी दिन रात लगा रहता है तो कुछ एक कर देगा, लेकिन सारे बेसिक वो भी नहीं कर पाएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सुन लो, मैंने जो बातें कूलम्स लॉ में बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और डाइलेक्ट्रिक, उसमें मैंने इतना टाइम लगाया, उसकी ज़रूरत थी।
ठीक है ना, उसके पीछे बिल्कुल बेसिक बात है जो कि बार बार इतनी बार यूटिलाइज होती है और उसकी वजह से पूरा साफ होता है। मुझे पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम आएगी बहुत, उसमें मैंने टाइम लगाया है उसको कि ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट है। एयर के, वैक्यूम के इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से नहीं लिखा रहता कहीं पर भी, ठीक है, नहीं बोला जाता, बोलना नहीं आपस में, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया सही कितनों का था? जिनका सही था गुड। अगला क्वेश्चन करके दिखाना चाहिए। कूलम से लोग आइए। सुन लो, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये एससीवी के अंदर भी है और एक मूवी थी, आरक्षण मूवी थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने बोर्ड पे डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोला था, सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया था, इतनी देर में सीन चेंज कर दिया उन्होंने। उसमें अब फिजिक्स का टीचर होता है इस मूवी में, वो आरक्षण नाम से, आरक्षण आप यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उसमें ना, उसमें क्या है कि वो जैसे उसमें पढ़ा रहा है, वो जो क्वेश्चन है ऊपर वो लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को ही पढ़ रहा है बस वो, पर ध्यान से देख रहा सोल्यूशन क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, देखते हैं। लेकिन इतनी देर में उसे कोई मिलने आ गया और वो सीन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या है सुन लो आप, क्वेश्चन सुन लो क्या है कि मैं उस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि एक 10 कूलम का चार्ज है, कितना चार्ज है, इसके 2 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं इसके? 2 पार्ट करने हैं। और उनको मान लो एक मतलब फिक्स गैप है, मतलब 1 मीटर का गैप है, मान लो गैप 1 मीटर पे ही रखना है उन दोनों को। इसी के 2 हिस्से करने हैं। इसी कितने हिस्से करने हैं? 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा मान लो 2 कूलम का कर दिया, एक 8 का कर दिया, एक 3 का कर दिया, एक 7 का। इस तरीके से 2 हिस्से करने हैं इस चार्ज के। और मान लो कितने पे रखना है इनको, एक कितनी दूर रखना है एक दूसरे से? 1 मीटर रखना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना है, 1 मीटर पे रखना है दोनों को, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि वो एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स लगाएं। हम क्या चाहते हैं? एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स लगाएं। तो वो हिस्से कितने कितने के होंगे? क्वेश्चन ये था, सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि ये 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम चार्ज में से इसके 2 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट करने हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना है। किस पे रखना है? पर्टिकुलर। और फोर्स क्या लगना चाहिए? मैक्सिमम लगना चाहिए। वैल्यू ऑफ बोथ चार्जेस, बोथ चार्जेस की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन, लिखो 10 कूलम चार्ज इज गिवन। लिखो 10 कूलम चार्ज इज गिवन, डिस्टेंस तो फिक्स है। 10 कूलम चार्ज इज गिवन, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 parts. It is divided into 2 parts in such a way. It is divided into 2 parts and placed at a particular distance. It is divided into the 2 parts and placed at a particular distance. At a particular distance. At a particular distance. In such a way that electric force applied by both parts on each other is maximum. That electric force applied by both parts on each other is maximum. On each other is maximum. मैक्सिमम एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगेंगे, उन दोनों पार्ट्स की वैल्यू बतानी कितनी कितनी हो जाएगी? हो गया? सोचो, बाकी आप भी अपने मन में सोच कर रखो बस आंसर। इसे कई सारे पार्ट कर सकते हैं हम लोग। भाई एक पार्ट 1 कूलम का कर दिया, एक 9 कूलम का कर दिया, एक 4.5 का कर दिया, एक 5.5 का कर दिया, एक 3.5 का कर दिया और एक 6.5 का कर दिया। 6 तो हो ही नहीं सकते, कह रहा 6 कर दो। टोटल 10 कूलम है जब, फिर ठीक है। कितने कितने के 2 पार्ट्स करें कि फोर्स मैक्सिमम? 5 आएगा ना आंसर? 5 ही आएगा,
ठीक है ना, इसके अंदर सुना आप, पता है क्यों? देखो आपने मान लो कि एक चार्ज तो कर दिया, एक तो है 1 कूलम और एक कितना है, कर करके देख लो यार, ये 2 कूलम है और ये कितना है 8 कूलम, ये 3 कूलम है, ये 7 कूलम है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 कूलम है, ये 6 कूलम, ये 5 कूलम, ये भी 5 कूलम। अब इसको 6 इसको 4 तो वही वाली बात होगी, तो वो तो वही बात होगी, वही चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। गैप सब में बराबर ही है, 1 मीटर ले लो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बोल दिया तो यानी गैप जो सब में एक ही जैसा लेना है आपको, सब में 1 मीटर ले लिया। अब इसमें फोर्स कितना लगाएंगे, ये k इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई में 1 का स्क्वायर, इसमें फोर्स कितना लगाएंगे k इंटू 2 इंटू 8 बाई में 1 का स्क्वायर। तो ये आप ये चीज़ देख रहे होगे, k और 1 का स्क्वायर तो सब में आ रहा है, जिसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, उसी में फोर्स मैक्सिमम आएगा। इसमें तो प्रोडक्ट आ रहा है 9, इसमें आ रहा है 16, इसमें आ रहा है बताइए 21, इसमें कितना आ रहा है 24, इसमें कितना आ रहा है, बस ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है। तो 5 ही करने पड़ेंगे, बिल्कुल हाफ हाफ करना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है, चाहे कितना भी अमाउंट दे दे, ठीक है ना। 100 पार्ट नहीं करने, अगर 100 कूलम दे दिया तो 50-50 के 2 पार्ट कर दो बस, डिस्टेंस तो फिक्स जाएगी जो भी है, ठीक है ना। 500 कूलम दे दिया तो 250 कर दो। अब उसमें क्या क्वेश्चन था, उसमें क्या मिलेगा, उसमें जो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, मैं उस मूवी की जो बात कर रहा हूँ उसमें ये लिखा था चार्ज Q इज गिवन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट फोर्स इज मैक्सिमम, इस तरीके से। तो उसमें से जो चार्ज था ना, मतलब उसमें ये था कि एक उस Q में से एक पार्ट निकाल के रख दिया, तो कितना पार्ट निकाल के रखा था, आंसर था सर Q/2, ठीक है ना, मतलब आधा आधा कर दिया यार, सीधी सी बात है, उसका आंसर ये था, हाफ हाफ कर दिया, ये आंसर था उसका। HCV का सोल्ड एग्जाम्पल्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बुक है उसकी, HC वर्मा की, उसका तीसरा या चौथा सोल्ड एग्जाम्पल भी है ये वाला, ठीक है। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी, ये वाला क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया, ये जिनको समझ में आ गया ये वाला, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना जरा। ग्यारह में 5.5 का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, करके देख लो, चाहे 5 और 6 करके देखोगे ना तो भी नहीं आएगा, 5.5 करोगे तो ही प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। समझ आ रही है बात आपको? ये भी एक बेसिक बात थी, बेसिक क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, एक क्वेश्चन ही करके दिखाना जरा, देखते कितने स्टूडेंट्स कर पाएंगे इसको। ये 3 कूलम का चार्ज है, चलो 2 कूलम ले लो यार, कितना चार्ज इसमें 2 कूलम, यहाँ भी कितना है 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, गैप है 2-2 मीटर, ये चलो गैप भी यहाँ पे 2-2 मीटर ही दिया हुआ है। इस 2 कूलम पे जो ना, ये जो 2 कूलम है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये जो हाईलाइटेड है थोड़ा सा, इस वाले 2 कूलम पे नेट फोर्स बताओ। एक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला शेड्यूल देना, लैपटॉप पे चला दो एक बार।
हाँ जी हो गए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बाकी ट्राई करो यार एक बार सुनो यार आप ध्यान से सुनो एक बार बताओ यार ये जो 2 कॉलम है इस पे कितने फोर्स लगेंगे पहले तो मुझे ये समझा दो आप बस कितने लगेंगे दिव्या आप 3 कह रहे हो कैसे लगे 3 बताओ एक तो ऊपर वाले का ऊपर वाले ने लगाया इस पे और ये वाला भी ऊपर वाले पे लगाएगा लेकिन उसको देखना नहीं है अच्छा ये वाला इसके ऊपर किस तरह लगाएगा बताओ रिपल्सिव में हो जाएगा रिपल्सिव है तो मान लो ये लगाएगा एफ और ये इस पे लगाएगा वो जो ना दिखाओ वो ना दिखा क्योंकि नेट तो इस पे निकालना है इस एफ की वैल्यू बताओ पहले तो कितनी हो जाएगी k into 2 into 2 by 2 k इंटू 2 इंटू 2 बाई में तो कितना आंसर आ गया ये आ गया ठीक है जी ये वाला बताओ उस तरफ लगेगा रिपल्सिव ये वाला इस तरफ लगाएगा रिपल्सिव यस सर इसकी भी k और ये वाला इस पे लगाएगा लेकिन वो दिखाना नहीं अपने को देखना है इस पे था नेट इसकी वैल्यू भी क्या आएगी के आएगी इसकी वैल्यू क्यों आएगी के क्योंकि एक वो या एक हो जाए बिल्कुल तो इसमें 2 2 था इसमें भी 2 2 का पेयर है इसमें गैप 2 मीटर था इसमें गैप 2 मीटर है यही वजह सोल्व करने के बाद के ही आएगा ठीक है उस वाले की तरफ से सर नीचे की तरफ आ ये वाला किधर लगाएगा बोलो नीचे इस साइड डायगोनल में इस तरफ लगाएगा यस सर आ रही है बात समझ में आपको एफ नेट ये एफ नेट क्या इधर कितना लगेगा बोलो के इंटू 2 इंटू ये वाला चार्ज कितना है 2 बाय में 2 रूट 2 का होल स्क्वायर ये वाला गैप कितना होता है स्क्वायर में 2 रूट 2 होता है ये वाला गैप सारी दुनिया को पता है भाई अब सुनो आप ये कितना बनेगा बोलो 4k बाई 8 बनेगा ये वाला तो k बाई 2 बन जाएगा अब सुन लो इधर तो है फोर्स की वैल्यू कितनी यहाँ तो है k बाई 8 2 है सॉरी ये तो k बाई 2 और ये वाला कितना था k और ये वाला भी कितना है इसके और इसके का रिजल्टेंट ले लो आप k by k root 2 k रूट 2 के एक बार इसको बीच को तीनों का रिजल्टेंट लेना है यार 3 वेक्टर हैं अब ठीक है एक पुराने वाला शेड्यूल भी दिखाना है दोनों ओपन कर लो इधर के इधर के इधर क्या बताइए रूट 2 के ठीक है ना के और ये क्या है यहाँ पे रूट 2 के सॉरी रूट 2 के नहीं है वाला ये के बाई 2 था एक कितना था कि इन तीनों का रिजल्टेंट लेना है इन तीनों का लेना है तो पहले क्या करोगे इसको बीच वाले को भूल जाओ आप इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा बीचों बीच रूट 2 क्या आएगा क्या आएगा बताइए रूट 2 क्या आएगा इसको हटा दो आप क्योंकि इनका रिजल्टेंट ले लिया आपने अब ये जो रूट 2 के और के बाई 2 सेम डायरेक्शन में हो गए रूट 2 के और के बाई 2 सेम डायरेक्शन में क्या आंसर आएगा इसका रूट 2 के प्लस में के बाई 2 ये नेट फोर्स आ गया आपके पास ये आंसर है ये भी एचसीवी का सोल्ड क्वेश्चन है मतलब उसके अंदर ना और ये टफ क्वेश्चन में माना जाता है वैसे मैं आपको थोड़ा सा कुलम्स लो बता के डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन करवाता तो आपको लगता है कि सर हाई फाई लेवल कराते हैं ठीक है ना लेकिन अभी जो है मतलब मैंने उसको धीरे धीरे करके कुलम्स लो को पढ़ाया एक एक करके स्टेप वाइज हम बढ़े हैं और कुलम्स लो में कभी भी आप कुलम्स लो के पिछले 20-30 सालों के पेपर उठा के देखना इससे बाहर नहीं है यार मैं कोई भी हाँ जी बोलो पहले आप बोलो कर लो सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा यहाँ पे 2 रूट 2 के प्लस के बाई 2 क्या आंसर आएगा इसका 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू के ये आंसर है इसका कोई भी टॉपिक जैसे मैं करा दूँ पहले उसका ये देख लेता हूँ भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले 20-30 सालों में आ क्या रहा है मतलब जो है कहीं ऐसा ना हो कि हम पता नहीं क्या क्या मतलब करवा दें उसके अंदर कुलम्स लॉ में करवाने को तो पता नहीं बहुत कुछ है कुलम्स लॉ में ठीक है ना इसको 3 दिन तक चलाते रहो एक बार बंद करो इसको बंद कर दो बंद कैमरे को खत्म हो गई क्लास पैकिंग नहीं करनी